अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बार के मुख्तलिफ़ वकला साहबान से राब्ते में रहेंगे और जो भी हमें अवेलेबल होंगे उनसे टाइम लेके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जो भी वो जानते होंगे इंशाअल्लाह ताला हमें वो सिखाएंगे भी सही और हमें सारे प्रोसेसेस जितने भी प्रोसेस हैं हमारे केस के मुतालिक या हमारे लिफाफा लेने से केस डिग्री होने तक जितने भी मराहल आते हैं सब के बारे में हमें तफसीली इंशाल्लाह बताएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इजाज़ नज़ीर आवान साहब, सीनियर कौंसल हैं हमारी जतोई बार एसोसिएशन के। आज हम उनसे फैमिली केस के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरा सवाल है आपसे कि एक औरत आती है हमारे पास कि मेरे घर वाले ने जो है ना मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया है और तकरीबन 2 माह हो गए हैं मैं अपने माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ। तो अब तक उसने ना मेरे ख़र्चे के बारे में पूछा है, ना हाल अहवाल पूछता है, ना ईद बारात पे कोई लेना देना है। बस उसने घर से निकाल दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि वो दूसरी शादी भी कर रहा है। तो क्या रेमेडी है? क्या मैं ले सकती हूँ कानूनन? क्या मेरा हक बनता है? तो इस बारे में आप मुझे तफ़सीली बताएँ। जी तो क्या रेमेडी बनती है? हम क्या तरीक़ाकार, क्या प्रोसेस अपनाएँगे कि उसको उसका हक दिलवा सकें कोर्ट से? जी सर। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखने वाली बात ये होती है जब कोई पार्टी आती है किसी लॉयर्स के पास, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वकील की वो ये होती है कि उसका जो हाल हवाल है वो सुना जाए। हाल हवाल सुनने के बाद उसको उसका एक ब्रीफ तैयार करना चाहिए। मैं तो वैसे एक जूनियर वकील हूँ, तो जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ब्रीफ जो है एक वाइट पेज पे वो तैयार करना चाहिए। उसके विटनेस जो हैं वो भी लिखने चाहिए। उसके तमाम हालात वाक़यात जो हैं वो एक ब्रीफ पे उसको तैयार करके अपने सामने रखना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो क्वेश्चन हमारा पार्टी से ये होता है कि आप अपना निकाह फार्म जो है वो हमें दिखाएं। जब निकाह फार्म आता है तो उस पर जो लिख पढ़ होती है, जैसा कि आपको मालूम है, आप बेहतर जानते हैं इस बाबत कि मुख्तलिफ वहाँ टर्में हैं, मुख्तलिफ खाने हैं, मुख्तलिफ उसके सीरियल हैं। तो उन सीरियलों को देख के हमें तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस डिग्री होने वाला है या नहीं होने वाला। एक बात तो वैसे कौन से खाने हैं जिनको देख के हमें ये मालूम होगा कि ये देखें, केस डिग्री है? हक्कुल महर जो है ना, हक्कुल महर में 13, 14, 15 कॉलम जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो भी लिखा होगा मेरे इल्म के मुताबिक वो डिग्री होता है। और दूसरा होता है 16, 17, उसको जो डिफाइन किया गया है वो डेफर्ड डावर में जो है उसको अपना कन्वर्ट करते हैं। वो डिवोर्स है, डेथ है, वो अगला प्रोसेस है। ये क्वेश्चन जो है सर जो नेक्स्ट आप करेंगे तो इस पे मैं इन डिटेल आपको ब्रीफ करूँगा जी। तो इसके बाद निकाह फार्म आ गया। उसके बाद उसका पता करना होता है कि उसके पास आईडी कार्ड है। अगर आईडी कार्ड है तो सफिशेंट है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट ये होता है कि उसकी पिक जो है वो बनवानी पड़ती है। वो एक पिक जो है वो सूट पे जो प्लेंट हमारा होता है, हम जो फाइल करते हैं उसके साथ उसको टच करते हैं, फिर जाके प्लेंट जो है वो हम फाइल करते हैं। एक बात। उसके बाद लायबिलिटी क्या होती है जो कौंसल की होती है। ब्रीफ के बाद वो लिफाफा मंगवाता है। और लिफाफे में क्या क्या होता है? लिफाफे में फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश फॉर्म होता है, इंडेक्स होता है, पता फार्म होता है, पेश करदा होता है, मुनसरा होता है, शेड्यूल होता है, वकालतनामा होता है, तलबाना होता है, लिफाफा दस्तावेज़ होता है। ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स जो सूट हम फाइल करते हैं, जो उसके साथ मुंसलिक होते हैं। ये चीज़ें जो है जो बेसिक हमें लगानी पड़ती हैं वो ये हैं। और इसके साथ ही वजाहत करता चलूँ, एक तो इनकी तरतीब, क्योंकि इसकी प्रोसेस को समझना ना
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। जी। हमें पता नहीं होता कि हम ये वाले पेज को कहाँ इसको अटैच करना है, इस वाले पेज को कहाँ अटैच करना है, ये हमें पता नहीं होता। इसकी भी एक तरतीब है जो हमें हमारे उस्तादों ने सिखाई है। अल्लाह हमारे उस्तादों की ज़िंदगी दराज फरमाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप प्लान तैयार करेंगे, तैयार हो गया, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पढ़ के सुनाया जाए। पार्टी को उसको पढ़ के सुनाना जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि पार्टी के जहन में मनो अन जो उसने ब्रीफ तैयार करवाया है, जब वो कन्वर्ट उसको फिर काउंसल कर देता है तो उसके जहन में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फीड हो जाती हैं। जब एविडेंस की बारी आती है तो उसे दोबारा जो है बार बार समझाना नहीं पड़ता, सिर्फ उसको क्रॉस जो है वो समझाना पड़ता है। अदरवाइज जो उसका चीफ होता है वो उसका प्लांट ही होता है और प्लांट के मुताबिक ही चीफ जो है वो कोर्ट में कराया जाता है। अब हो गया तैयार, उसके थम्स हो गए। अगर पढ़ी लिखी बीबी है तो उसके सिग्नेचर कराने चाहिए। जो उसके आईडी कार्ड पे मतलब उसका सिग्नेचर वगैरह है तो कोशिश करनी चाहिए जिस तरह आईडी कार्ड पे उसका है वैसे ही प्लांट पे उसका आना चाहिए, सिग्नेचर है या थम्स है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके थम्स जो हैं वो अपना आना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स हो गई, अंगूठे लग गए, दस्तखत हो गए, उसके बाद कॉपीज हो गई। कॉपीज के बाद अब बारी है, ये जो कॉपीज कराते हैं जी, जी। ये किस किस चीज़ की कॉपी करानी पड़ती है ताकि हम रखें? या इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं वो जमील भाई ये हैं, एक तो प्लांट की, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट की कॉपी दावे की, और दूसरा शेड्यूल गवान की, और तीसरा पेश करदा और मुनसरा की। आपको नहीं होता, पता नहीं होता, मतलब आपके पास इतना रश है, काम ज़्यादा होता है, आपको पता नहीं होता भी इसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुंसलिक की हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं करता चलूँ, कोशिश ये करनी चाहिए जब भी आप दावा दायर करें तो उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो उन पे रिलाई करना चाहिए, उनको साथ मुंसलिक करना चाहिए, उनको साथ लगाना चाहिए, ताकि आपका प्लान जो है, आपका दावा जो है वो मजबूत तरीके से कोर्ट में पुट हो। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ उनकी तरतीब पे। जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में हम सबमिट करवाते हैं प्लान के साथ, उनकी तरतीब जो है वो अब मैं जो है आपको डिटेल बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश फार्म होता है। आजकल तो हमारा दैरगी फार्म आया हुआ है जो स्पेसिफिक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, उसके बगैर हमारा दावा भी दायर नहीं होता। उसके बाद इंडेक्स आता है, उसके बाद एक इंग्लिश फॉर्म होता है भी आया ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, किस कैटेगरी में ये जो है सूट आ रहा है, तो हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है उसका आईडी कार्ड, उसकी पिक, जो इस फॉर्म के, इंग्लिश फॉर्म के बाद ही लगता है। उसके बाद आ जाता है अपना प्लांट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, हमारे दोस्त जो जूनियर हैं मेरी तरह, हमें पता नहीं होता, तो प्लांट के बाद पत्ता फार्म लगता है, जो तरतीब है। पत्ते फार्म के बाद आता है पेश करदा। अब पेश करदा आ गया। पेश करदा के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में सबमिट करवाना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में प्लांट के साथ उसको दाखिल करवाना चाहते हैं, तो उन तमाम को पेश करदा के बाद लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। और उनका हवाला भी देना चाहिए पेश करदा में कि हमने फलां चीज़ें जो हैं वो इसके साथ, प्लांट के साथ जो है वो मुंसलिक कर दी हैं। इसके बाद आ जाता है मुनसरा फार्म। मुनसरा क्या है, ये तरतीब आपको बता रहा हूँ। मुनसरा फार्म क्या है, उसमें जो पेश करदा वाली चीज़ें हैं वो भी सबमिट अपना लिख दें, और जिस पे जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप बवक्त एविडेंस पेश करना चाहते हैं, उनकी कस्टडी आपके पास नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, वो लेनी है, कोई चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो उस पर अपना एंट्री उसकी कर देनी चाहिए। बाद में वही चीज़ें जो होती हैं वो कोर्ट भी एडमिट करती है और दूसरी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि हम वहाँ रिलाई उस पर हमने किया हुआ होता है। उसके बाद मुनसरा आ गया। मुनसरा के बाद
शेड्यूल कमान, वकालतनामा आ गया, फिर तलबाना आ गया, फिर जो है वो लिफाफा दस्तावेज जो है वो हम लगाते हैं। उसके बाद जो प्लांट की कॉपीज़ हैं, आजकल तो जितने डिफेंडेंट हैं उनके अपना तादाद के साथ साथ 2 कापी एक्स्ट्रा लगती हैं, आजकल जो अमेंडमेंट हमारी आई हुई है। तो उसके बाद मुकम्मल होता है, उसको करते हैं, टैग लगाते हैं। टैग के बाद ये होता है हमारे पास एक फाइल कवर। एज ए सैंपल जो है वो मैं आपको जो है सर दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट जो आता है वहाँ कोड का नाम, कोड का सिविल कोड का केस है तो सिविल कोड का नाम इधर आएगा, फैमिली कोड का है तो फैमिली कोड का आएगा, इधर जो है पार्टीज़ का टाइटल आ जाएगा, और इधर जो है वो कौंसल जो फाइल कर रहा है सूट को उसका नाम आएगा। नीचे जो है ये दावा है, दावा अगर फैमिली है तो फैमिली का नाम आएगा, अगर सिविल का है तो वहाँ जो है वो सिविल का आ जाएगा। इसके बाद दावा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, दरगी ब्रांच में पहुँच गया। उसके बाद कोर्ट में चला गया। कोर्ट में डिफेंडेंट को समनिंग होती है, जो प्रोसेस है ये सर, ये जब हम दावा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इसको लेके कहाँ जाते हैं? पहला स्टेप जो है वो क्या है? डायरेक्ट जज के पास जाते हैं या कोई इनका अलग से कोई बना होता है इनका सिस्टम? जी, इनका एक स्पेसिफिक इनकी ब्रांच होती है जिसको हम दरगी ब्रांच जो है वो कहते हैं। वहाँ जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो तमाम दरगी होती है वो एक ही जगह पे इकट्ठी होती है। फैमिली की अलहदा है और सेशन कोर्ट की अलहदा है। जो फैमिली और सिविल वाली है वो एक जगह पे इकट्ठी होती है। उसकी फिर टाइमिंग है, टाइमिंग पे वो बंदा लेके जाता है कोर्ट के पास, जज साहब के पास, जो सीनियर होता है वो उसको मार्क करता है। मार्क मतलब जो 3, 4, 5, 8, 10 जज बैठे होते हैं तो वो किसी के पास भी उसको जो है वो रेफ़र कर देता है। फिर वहाँ जो है अपना जो प्रोसेस शुरू होता है उस फाइल का, वो ये होता है कि उसकी अपना होती है इंस्पेक्शन होती है पहले फाइल की, बेस में क्या क्या चीज़ें हैं और दावा की सुनवायत क्या है, उस कैफियत होती है। कैफियत के बाद उस पर डेट होती है। डेट जो है, डेट के बाद उस पर समनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहली पेशी जो लगती है हमारी, पहली पेशी वो किस बारे में होती है? मतलब वो समनिंग के लिए होती है, डिफेंडेंट को बताने के लिए होती है कि आपके खिलाफ ये मैटर जो है वो कोर्ट में आ चुका है, आप इसमें आके पेश हों, वकालतन या असालतन, वकालतन या असालतन आके इसमें पेश हूँ और अपना डिफाइन करें। यानी मैं केस दायर कर रहा हूँ जी जी, तो मैं पहले उस जज के पास जाऊंगा जिस जज के पास रेफर किया गया। जी जी जी, मार्क हुआ है दावा, मार्क हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे वहाँ पे क्या कहना है? मतलब है कि आपको कुछ नहीं कहना, फर्स्ट डेट पे आपको कुछ नहीं कहना, वो कोर्ट का काम होता है। कोर्ट उस पर डेट डालती है प्रोसेस की, पेशी लगा देंगे। जी, पेशी लगा देंगे। फर्स्ट डेट पे वो पेशी लगाएंगे। पेशी में वो रजिस्ट्री का भी ऑर्डर कर सकते हैं, सिंपली समनिंग का भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो होती है कोर्ट की डिस्क्रिशन कि कोर्ट जो है उसको न्यूज़ पेपर में भी उसका ऑर्डर कर देती है। बाज़ ऐसे हो जाता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। मतलब मुद्दा को इन्फॉर्म करने के लिए वो मुख्तलिफ मौके, ये नहीं है भी एक मौका, 2 मौके मिलते हैं, 3 मौके मिलते हैं, 4 मौके, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट जब मुतमईन होती है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू करती है। उसकी अगर वो नहीं आता, उसकी तमील हो गई, नोटिस प्यादा लेके गया, रजिस्ट्री वाला, डाकखाने वाला उसके घर गया डिफेंडेंट के, वो नहीं आता, अपेयर नहीं होता, ना वकालतन आता है ना सालतन आता है, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्स पार्टी होगा। एक्स पार्टी होने के बाद फिर एक्स पार्टी होने तक के पिछले जो मराहल हैं कितनी पेशियां लगेंगी? मतलब कितनी पेशियों के बाद एक्स पार्ट होगा? ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। जब कोर्ट मुतमईन होगी कि हाँ ये खुद जानबूझ के नहीं आ रहा, या इतनी डेट्स हो गई हैं, इसको बार बार कॉलिंग की जा रही है लेकिन ये रिस्पांस नहीं दे रहा, ये कोर्ट में नहीं आ रहा, तो उसके बाद जो है वो एक्स पार्टी का प्रोसेस जो है वो कोर्ट शुरू करती है। तो एक्स पार्टी जो है वो आप जानते हैं, एक्स पार्टी में एविडेंस देनी पड़ती है,
एक्सपार्टी के बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मुद्दालय जो है वो जानबूझ के या वैसे जो है वो हाजिर नहीं हुआ, उसकी बज़रियात कामिल फलां तरीके से करवाई गई है। उसके बाद एक्सपार्टी हो गया। एक्सपार्टी के बाद उसकी एविडेंस आएगी, ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री, दोनों एविडेंसें जो हैं वो कोर्ट में सबमिट करानी पड़ती हैं। उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो उसको डिसाइड करती है, डिग्री कर देती है उस मुद्दईया के हक में, डिग्री कर देते हैं। एट दिस स्टेज कोर्ट जो आपने डॉक्यूमेंट्स और आपने एविडेंस दी है, चाहे मुद्दालय नहीं भी आया, क्योंकि स्टेटस मुद्दालय का प्रूव्ड करना ये मुद्दईया का काम है, कोर्ट को नहीं होता पता। कोर्ट को क्या पता मुद्दालय क्या काम करता है, ये पार्टी ने ही उसको प्रूव करना है, मुद्दईया ने ही प्रूव करना होता है। खर्चा है, फॉर एग्जांपल खर्चा है, खर्चे का उसका सूट है, तो खर्चे पे तो कोर्ट देखती है कि मुद्दालय का स्टेटस क्या है, वो क्या काम करता है, उसकी इनकम कितनी है, तो उसके मुताबिक जो है एक्सपार्टी के टाइम भी कोर्ट देखती है। उसके बाद जो है उसके स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसको डिसाइड करती है। उसके बाद अगर वो एक्सपार्टी हो गया, एक्सपार्टी डिग्री हो गया, एक्सपार्टी डिग्री के बाद फिर उसका इजरा आता है। इजरा के बाद अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो फिर तो या तो जेल जाता है या तो फिर वो जो जितनी डिग्री होती है वो अदा करता है। थैंक यू मलिक साहब, आज आपने हमें जो है ना तफसीली डिस्कस किया है इस केस के बारे में, तो आपकी मेहरबानी सर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। हम आपके मुशक्कुर हैं और आप आज के इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता करेंगे और किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू, मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच।